3, 4. हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एजू ब्लिस में। और आज मैं अरुण सैनी आप सबके सामने हूँ एक नया टॉपिक सीडीपी का लेके, जो कि मैंने आपसे सबसे वादा किया था कि मैं अपने चैनल पर उसको लेने वाला हूँ। तो हाँ दोस्तों, आज शुरुआत हो चुकी है। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हम जो है आज अपना एक नया टॉपिक सीडीपी का पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाइए उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पहली क्लास। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक थ्योरी है हमारी सीडीपी में। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने का मेरा जो मकसद ये था कि यहाँ से कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जिसमें से जो है मैंने अभी तक का जो एग्जाम पैटर्न देखा है उसमें 6 से 7 जो मार्क्स के जो आता है वो यही इन्हीं थ्योरीज में से क्वेश्चंस आते हैं। बस कुछ घुमा देते हैं लेकिन बार बार क्वेश्चन वही जो है रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा है कि सबसे पहले हम इन्हीं थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। उसी का जो है एक टॉपिक है हमारी ये थ्योरी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है हमारी पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमारी क्लास बाइलिंगुअल रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश किसी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा अपना जो है आपको ध्यान यहाँ पर रखना है और चीज़ों को समझते हुए चलना है। मेन चीज़ है कि समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये जो है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था हमारे जीन पियाजे साहब ने। ये जो जीन पियाजे साहब हैं हमारे, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। ये जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। आगे बात करें तो ये एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि कट्टरपंथी रचनावादी। ये एक रचनावादी जो है मनोवैज्ञानिक थे। और बात करें कट्टरपंथी की तो यहाँ पे कट्टरपंथी से मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा कि पहले विचार आएगा फिर डेवलपमेंट आएगा, यानी कि थॉट्स प्रीसीड्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो थॉट जो है वो पहले आएगा, देन जो है उसके बाद जो है हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बात करें तो इनको जो है फादर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी भी हम जो है इन्हें कहते हैं, यानी कि इसका मतलब है विकासात्मक मनोविज्ञान के ये जो है पिता भी इनको कहा जाता है। आगे बात करें, इन्होंने जो है कहा कि चिल्ड्रन आर एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज, मतलब जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, वो जो है सक्रिय ज्ञान को का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इन्होंने जो है बच्चों को कहा है कि ये जो है चिल्ड्रंस आर लिटिल साइंटिस्ट, ये जो है नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये कुछ ना कुछ जो है अपना वैज्ञानिक जो है उस तरीके से कुछ ना कुछ काम किसी ना किसी चीज पर खोजबीन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए इन्हें जो है लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो मेन हमारा जो है कॉग्निटिव यानी कि जो संज्ञान से रिलेटेड यानी कि बुद्धि से रिलेटेड है, तो इसमें संज्ञान जो है उसमें क्या क्या आता है। एक तो आपका आ जाती है थिंकिंग यानी कि विचार, नेक्स्ट बात करें तो रीजनिंग यानी कि तर्क, दूसरी बात करें लैंग्वेज यानी कि भाषा, दूसरी बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान। ये सारी जो चीजें हैं आपकी इसमें कॉग्निशन में आ जाते हैं। आगे अगर हम बात करें, इन्होंने एक चीज और कही थी कि जो बच्चे हैं उनका जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो 14 और 15 इयर्स की एज में सबसे ज्यादा होता है। इधर जो है इनका मैक्सिमम ग्रोथ, मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो 14 से 15 इयर्स में सबसे बच्चों में सबसे ज्यादा जो है उस टाइम पे ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जो कि है अब इसमें जो मेन जो चीज आ जाती है वो आती है स्कीमा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्कीमा है क्या? ये स्कीमा जो है मेंटल स्ट्रक्चर है। मेंटल स्ट्रक्चर से बात समझें तो मेंटल स्ट्रक्चर क्या है? आपका मान लीजिए ये आपका ब्रेन है, ठीक है।
तो इस ब्रेन में और ये पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, मतलब क्या है कि ये जो आपका ब्रेन है, ब्रेन में कुछ पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बने हुए हैं, ऐसे आप समझ लीजिए ये कुछ पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब बात करें, ये जो मान लीजिए एक पैकेट है, ये आपके फैमिली के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एक इसकी बात करें तो ये आपकी नॉलेज जो है कि आप जो पढ़ते हैं या जो भी है उसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन, और कुछ जो है आप कहीं पे घूमने जाते हैं या कहीं कुछ, मतलब डेली में जो भी कुछ ना कुछ जो है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन के पैकेट हमारे इस दिमाग में बने हुए हैं जिसे हम याद रख पाते हैं। उसी के आगे अगर हम बात करें तो स्कीमा है क्या? स्कीमा यही है कि पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है ये जो हमारे दिमाग में होते हैं। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन है क्या? इसका मतलब है संतुलन। संतुलन यानी कि कोई भी चीज है, जैसे कि आज जो है अगर हमारे दिमाग में संतुलन अगर नहीं है तो मतलब हम लोग उसे उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो संतुलन में जो चीजें रहेंगी ना, तो संतुलन होना बहुत जरूरी है। तो वही जो है ये है हमारा इक्विलिब्रेशन। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं। दो चीजें क्या हैं? पहली है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है? अनुकूलन। देन ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है? संगठन। एडेप्टेशन का मतलब ये हो गया आपने कुछ एडेप्ट किया, आपने कुछ अनुकूलन किया, अपने वातावरण से आप कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली से कुछ सीखते हैं, तो वो कुछ आप एडेप्ट कर रहे हैं। फिर क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। फिर आप उन सबको संगठित करते हैं कि ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कैसे संगठित हो जाए, और यही जब दो चीजें मिल जाती हैं तो ये आपका इक्विलिब्रेशन क्रिएट करती हैं। और अगर आगे हम बात करें तो इसी एडेप्टेशन में अब दो चीज और आ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। वो है, पहला जो है वो है एसिमिलेशन, नेक्स्ट है एकोमोडेशन। क्या है ये एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन? एसिमिलेशन का मतलब है आत्मसात करना। आत्मसात से मतलब है आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, आप उसमें एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, उसमें आप अगर नई इंफॉर्मेशन को, नई जानकारी को अगर ऐड कर रहे हैं तो वो आपका आ जाता है एसिमिलेशन में। नेक्स्ट अगर बात करें एकोमोडेशन, जब इसी नॉलेज को आपने जो प्रीवियस नॉलेज में न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया तब आपका था एसिमिलेशन। अब इस जो आपकी नॉलेज है इसी में जब आप चेंज कर देंगे प्रीवियस नॉलेज को, तब आपका हो जाता है ये एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक बच्चा है जिसने कि एक छोटी सी बिल्ली को देखा, ठीक है। तो उसने जब पहली बार देखा तो आपने उसे बताया कि ये एक बिल्ली है और इसकी जो है 4 टांगे और एक पूंछ होती है। नेक्स्ट जो है कुछ दिनों बाद वो बच्चा, उसके लिए तो वो एक बिल्ली ही है, थोड़े दिनों के बाद जो है उसने एक छोटा सा पपी देखा या छोटा सा कुत्ते को देखा, तब उसने कहा ये बिल्ली है। तो फिर आपने उससे कहा नहीं बेटा ये बिल्ली नहीं है, ये एक पपी है या एक छोटा कुत्ते का बच्चा है। अब जो है उसके जो माइंड है उसमें एक डिसइक्विलिब्रियम या इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। उससे जो है अब वो ये सोच रहा है कि पहले वाली कैट थी या ये कैट है, या वो पपी था या ये पपी है, तो उसमें जो है एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो अब क्या करेगा? आपने जब उसे ये आपने जो प्रीवियस नॉलेज थी कि वो एक कैट है, उसमें उसने नई इंफॉर्मेशन को ऐड किया कि नहीं ये एक डॉगी है, क्योंकि कैट की आवाज जो है वो अलग होगी और जो ये डॉग है इसकी आवाज अलग होगी। तब जाके उसने जो है उसमें क्या किया, एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर लिया। ये जो है इसी को हमने कहा एसिमिलेशन। नेक्स्ट एकोमोडेशन, जब उसने दोनों चीजों को समझ लिया कि क्या डिफरेंस है एक कैट में और एक पपी में, तब जाके उसने देखा कि जब उसने प्रीवियस नॉलेज में एक नई इंफॉर्मेशन को ऐड करने के बाद जब उसे चेंज कर लिया, प्रीवियस नॉलेज को उसे चेंज कर लिया, अब जो है चीजें बैलेंस में आ गई, तब जाके उसने तब जो है उसका ये जो होता है ये होता है एकोमोडेशन, ठीक है। तो यहां तक चीजें आपको क्लियर होगी। इसके आगे जो हमारा टॉपिक है, जो हमारे प्याजे साहब हैं इन्होंने दिए हैं 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब उन 4 स्टेजेस की हम बात करेंगे। को सबसे पहले जो है हम इसको याद कर सकते हैं SPCF। SPCF जो है इसका मतलब है, पहला जो एस है हमारा उससे मतलब है सेंसरी मोटर स्टेज, देन P प्री ऑपरेशनल स्टेज, देन C कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, देन F
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको आप एक इस निमोनिक से भी याद रख सकते हैं या इस शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं, इससे सम पीपल कांट फोकस, इससे याद रख सकते हैं। कैसे? एक है एस, इसका ले लेते हैं पी, इसका लेते हैं सी और इसका लेते हैं एफ, तो ये भी जो है बन जाएगा एस पी सी एफ। इससे जो है आपको आसानी रहेगी इन चारों स्टेजेस को याद रखने में। तो चलिए हम अपना पहले स्टेज पे आते हैं। तो पहली जो स्टेज है हमारी वो है सेंसरी मोटर स्टेज। ये जो है ये 0 to 2 ईयर्स तक जो है हम सेंसरी मोटर स्टेज को कहते हैं, और इसको अगर हिंदी में अगर हम बोले तो ये है संवेगी गामक अवस्था। तो ये इसमें जो पहली जो चीज आती है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस स्टेज में बच्चों में ऑब्जेक्ट जो है उसमें परमानेंस आ जाती है। अगर हम कहीं हिंदी में बोलें तो वस्तु स्थायित्व, जो चीज जो है अगर उसके सामने आ गई तो वो उसके लिए परमानेंट है, वो जो है उसके लिए फिर वो आप उसे मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते उसके दिमाग से या मन से, उसके लिए वो परमानेंट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यही जो है एक है वन वर्ड स्टेज। इसी में जो है बच्चा एक वर्ड जैसे बा बा पा पा ये वाले शब्द जो है कहना सीख जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें एक पॉइंट आता है डिफर्ड इमिटेशन, यानी कि अस्थगित अनुकरण। अब जो है बच्चा अब इमिटेट करना यानी नकल करना भी स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो भी जो है नकल जो होगी उसकी परमानेंट नहीं है। आज कर रहा है कल कुछ और करेगा, वो अभी परमानेंट नहीं है, इसीलिए जो हमने इसको कहा है डिफर्ड इमिटेशन। देन आता है इसमें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब ये हो गया कि वो उसके सामने जो उसे चाहिए, अगर उसके लिए आप सामने बॉल डाल दीजिए तो वो उसकी तरफ भागेगा, तो वो क्या है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी उसके अंदर आ जाता है। तो ये थी हमारी पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 to 2 ईयर्स होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आता है हमारा सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है हमारी 2 से 7 साल की अवस्था को जो है हम जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। अगर हिंदी में इसे बोलें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो है सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है इमिटेशन। इमिटेशन वही अनुकरण या हम बोले नकल। इसमें जो है बच्चा देख के अपने बड़ों को या अपने केयर टेकर को या अपने पेरेंट्स को देखकर इमिटेट करना, नकल करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म इसके लिए जो है ये पियाजे जो साहब है इनको जो है बहुत कुछ कहा गया, क्योंकि इन्होंने बच्चों को अहम केंद्रित कहा। अहम केंद्रित का मतलब ये है यहाँ पर जो कहें कि उसके अंदर अहम केंद्रिता जो है वो आ जाती है। इन्होंने ऐसा ये कहा कि अहम केंद्रित, क्यों कहा? क्यों बच्चा जो है वो जो खुद चाहता है, जो उसने सोच रखा है बस उसी के बारे में सोचता है और उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो है इन्होंने उसे अहम केंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म कहा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। जीववाद से हमारा मतलब है बच्चा जो है अब यहाँ पे एनिमिस्टिक हो जाता है, जीववाद उसमें आ जाता है कि वो ये देखता है कि हमारे सामने जो चीजें हैं वो सारी एनिमिस्टिक हैं, या मतलब कहें कि लिविंग और नॉन लिविंग में वो फर्क नहीं कर पाता। उसको अगर हम ये मार्कर दे दें और इसको अगर ऐसे चलाएं तो वो ये समझेगा ये भी जो है लिविंग में है, उसे ये नॉन लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क करना नहीं पता होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आते हैं सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि अब बच्चे को आपने जैसे एग्जांपल से समझे कि एक जो है फ्रूटी वो 100 ml की है, दूसरी वाली उसका पैकेट बड़ा है लेकिन उसमें भी जो है 100 ml है, लेकिन वो जो है बच्चा जो है वो बड़े वाले पैकेट को ही पकड़ेगा क्योंकि उसे ये लग रहा है कि उसमें ज्यादा है। लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी देखें तो वो दोनों में सेम है। तो वो यही है कि वो क्वांटिटी को अपने मन में उसके ये लगता है कि अगर चीज बड़ी हो रही है तो यानी कि इसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो वो सेंट्रेट नहीं कर पाता है अपने दिमाग में, इसलिए यहाँ पर उसमें सेंट्रेशन भी आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में तो सिंबॉलिक थॉट। अब बच्चा जो है यहाँ पर उसमें सिंबल्स के जरिए जो है सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। सिंबल्स के जरिए जो है वो कुछ ना कुछ जो अपने विचार जो है प्रस्तुत करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में आता है इरिवर्सिबिलिटी। अब यहाँ पर जो है बच्चा चीजों को रिवर्स नहीं कर पाता। रिवर्स नहीं कर पाता का मतलब ये है कि अगर आपने उसको अभी कोई बॉल दी और फिर आप जो है उससे ये कहो कि ये बॉल उधर कहीं फेंक दो और उसके बाद वो कहो कि ये आ जाएगी, तो वो उसे रिवर्स नहीं कर पाएगा कि हम इसको कैसे रिवर्स करें, अभी उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं आई है, तो इसीलिए इसे इरिवर्सिबिलिटी कहा गया है। नेक्स्ट जो इसकी स्टेज आती है
वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज है वो 7 से 11 वर्ष की स्टेज है। इसे ही हम जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लॉजिक का, यानी कि यहां से जो है बच्चे में लॉजिक स्टार्ट हो जाता है, बिगिन हो जाता है। यहां पर अब लॉजिक बिगिन से मतलब है सबसे पहली जो चीज है वो है कंजर्वेशन। इसे आप CCS से याद रख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है कंजर्वेशन, दूसरी है क्लासिफिकेशन, देन है सीरिएशन। कंजर्वेशन का मतलब ये हो गया कि अब जो है बच्चा चीजों को कंजर्व करना सीख जाता है कि कैसे हम उसे संरक्षित कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आता है क्लासिफिकेशन, यानी कि अब जो है बच्चा यहां पर चीजों को क्लासिफाई यानी कि वर्गीकरण जो है उसका वो भी सीख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सीरिएशन। सीरिएशन का मतलब है अब बच्चा जो है चीजों को सीरीज वाइज या सीरियल में भी लगाना सीख चुका है। तो यहां पर जो है पूरा लॉजिक उसका आ जाता है, यहीं पर लॉजिक बिगिन हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी की बात करें तो यहां पर एक जो है रिवर्सिबिलिटी, अब जो है बच्चा चीजों को रिवर्स कर सकता है, यहां पर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। अब जो है हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, या हम इसे कहें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है यहां पर बच्चे में हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि अगर हम इसे हिंदी में बोलें हाइपोथेसिस एंड डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये हो गया कि निगमनात्मक तर्क। तो यहां पर जो है निगमनात्मक तर्क जो है बच्चे में आ जाता है। अब वो डिडक्ट कर पाता है, अपना जो तर्क है वो एकदम सटीक जो है वो लगा पाता है, हाइपोथेसिस लगा पाता है कि हाँ ये सही है या गलत है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी एक पॉइंट आता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब जो है बच्चा जो है अब उसकी सोच जो है मच डेवलप हो चुकी है, अब वो जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कर पाता है और अच्छे से चीजों को समझ व सोच पाता है। तो ये जो थी हमारी 4 स्टेजेस थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जिसे आप SPCF से याद रख सकते हैं। और अगर चाहें तो सम पीपल कांट फोकस, इससे भी आप इसको आप जो याद करके इससे भी याद रख सकते हैं। ये चारों जो स्टेजेस हैं ये आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। तो मेरे ख्याल से आज जो है आपको समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। और कैसा लगा आपको मेरा आज का सेशन, इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और जो है और मेरा चैनल जो है अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जाके सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये मेरा लगा हो आपको तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।